हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पढ़ाई में। फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि यूपी पीएससी आरओ की टेस्ट सीरीज जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे उसको आगे बढ़ाते हुए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार की लेटेस्ट नॉलेजेबल वीडियो जो है वो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। हम लोगों ने पिछली वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन नंबर 20 तक हम लोग इस टेस्ट सीरीज के सॉल्व कर चुके थे। आज हम लोग इसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए, इसी टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 21 से सॉल्व करने वाले हैं। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा कि आप तक वीडियो और ऑडियो क्लियर पहुंच रही है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं मिलकर अपनी टेस्ट सीरीज को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को बिना किसी देरी के। हमारे पास क्वेश्चन है 21 क्वेश्चन है हमारे पास की मछलियां जो है भारत के पश्चिमी तट से दूर गहरी सागर की ओर जा रही हैं। इसका सबसे उपयुक्त कारण क्या हो सकता है? यानी कि जो मछलियां हैं वो समुद्र की मछलियां जो है भारत के पश्चिमी तट से दूर गहरे सागर की ओर जा रही हैं। इसका जो सबसे उपयुक्त कारण है उसको आपको चुनाव करना है। तो आपके पास तीन कथन दिए गए हैं। समुद्री जल के नाइट्रोजन संदूषण में वृद्धि हो रही है, या फिर समुद्री जल में ऑक्सीजन की कमी जिससे हाइपोक्सिया कहते हैं, और तीसरा आपके पास कथन दिया गया है ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव। तो नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करके सही उत्तर को हम लोगों को चुनाव करना है। तो ये आपके पास कथन दिए गए हैं। इनके ऑप्शंस की अगर बात करें तो ऑप्शंस आपके पास दिया गया है, केवल एक कथन सही है, केवल एक और दो कथन सही है, केवल दो और तीन कथन सही है, एक दो और तीनों सही है। तो इसकी अगर बात की जाए तो मछलियां जो है भारत के पश्चिमी तट से दूर जाने का इनका मुख्य कारण जो है वो है समुद्री जल के नाइट्रोजन में संदूषण की वृद्धि हो रही है। ठीक है। और अगर बात की जाए तो समुद्री जल में ऑक्सीजन की कमी हो रही है जिसे हाइपोक्सिया कहते हैं। समुद्री जल के में ऑक्सीजन की कमी को क्या कहते हैं, ये है एक अलग से आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। ठीक है। इसे हाइपोक्सिया कहते हैं। और ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव, यानी कि ये तीनों के तीनों कथन सही है। कथन तीनों एक दो और तीन सही है। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर बन जाता है उसकी अगर बात की जाए तो वह बन जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। आई होप आप लोग इसको क्लियर समझ पाए होंगे। उष्ण कटिबंधीय महासागरों में घुली हुई ऑक्सीजन के स्तर में उस दर से कमी हो रही है और जिसे हाइपोक्सिया कहते हैं, जिस पर मछलियों और अन्य जलीय जंतुओं के निवास जीवन पर खतरे पड़ सकते हैं, जिसके कारण ये जलीय जीव भारत के हाइपोक्सिक पश्चिमी तट के जल से दूर गहरे सागर की ओर जा रहे हैं। तट से नजदीक हाइपोक्सिक या मृत क्षेत्र मुख्यतः कृषि भूमि से नाइट्रोजनी उर्वरकों के रिसाव के कारण जो इसमें जो नाइट्रोजन की वृद्धि बढ़ रही है। इस प्रक्रिया को यूट्रोफिकेशन या सुपोषण कहते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। जैव विविधता के साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति निम्नलिखित में से एक की स्थापना करने में निहित है। आपके पास ऑप्शन है ए जीवमंडल रिजर्व, या ऑप्शन बी वानस्पतिक जो है उद्यान, या फिर ऑप्शन सी राष्ट्रीय उपवन, या फिर ऑप्शन डी वन्य जीव अभ्यारण्य। तो जो जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति निम्नलिखित में से एक की स्थापना करने में कौन निहित है। ठीक है। इसका जो है सही जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो इसकी अगर बात की जाए जैव विविधता के साथ साथ मनुष्यों के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण रणनीति है उसकी अगर बात की जाए तो वो है जीव मंडल रिजर्व। आई होप आप लोग इसको क्लियर समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सही है? उत्पादकता एवं जैव विविधता में विरोधानुपात है। आपके पास कथन दूसरा है व्यापारिक कृषि की उत्पादकता अधिकता तथा जैव विविधता कम होता है। कथन तीसरा है संकर फसलों एवं पशुओं के विकास से जैव विविधता में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। या फिर आपके पास कथन चौथा है घड़ियाल के लिंग निर्धारण में तापमान वृद्धि से व्यवधान उत्पन्न होता है। आपके पास कूट है एक एवं दो, ऑप्शन बी है दो तीन एवं चार, और आपके पास ऑप्शन सी है एक दो एवं तीन, और ऑप्शन डी है एक दो एवं चार। इनमें से कौन सा कथन जो है सही है इसका आप लोगों को चुनाव करना है। तो आइए हम लोग फिर से कथन की तरफ लौटते हैं। उत्पादकता एवं जैव विविधता में विरोधानुपात है। इस क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो हमारे पास जो इसका ऑप्शन बन रहा है वो बन रहा है एक दो और चार, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है।
उत्पादकता एवं जैव विविधता में विरोधानुपात है। और अगर बात की जाए तो व्यापारिक कृषि एवं उत्पादकता अधिक तथा जैव विविधता कम होता है। इसके बाद अगर बात की जाए तो घड़ियाल के लिंग निर्धारण में तापमान वृद्धि से व्यवधान उत्पन्न होता है, यानी कि 1, 2 और 4 इसका जो है सही कथन हो जाता है। आई होप आप लोग इसको क्लियर कर पाए होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 24 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की बात की जाए तो लानोज तथा कैम्पोज घास किस बायोम के अंतर्गत आते हैं? जो लानोज है और कैम्पोज है ये घास है, किस बायोम के अंतर्गत आते हैं? शीतोष्ण घास बायोम या फिर उष्णकटिबंधीय घास बायोम या फिर टुंड्रा बायोम या फिर टैगा बायोम? तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते चलिएगा कि जो लानोज एवं कैम्पोज घास है इसकी अगर बात की जाए तो यह किस बायोम के अंतर्गत आते हैं? तो इसकी अगर बात की जाए तो यह उष्णकटिबंधीय घास बायोम के अंतर्गत आते हैं। कौन? लानोज तथा कैम्पोज और लानोज उष्णकटिबंधीय घास बायोम के अंतर्गत आते हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन है तिब्बती अर्ध जंगली गेहूं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो तिब्बती अर्ध जंगली गेहूं है उनके संबंध में हम लोगों को जो है विचार करना है। आपके पास 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है यह एक खरपतवार गेहूं है जो प्राकृतिक रूप से केवल तिब्बती पठार में पाई जाती है। आपके पास दूसरा कथन है यह हेक्साप्लोइड ब्रेड गेहूं से एक विशेष डेमोस्ट्रिकेशन प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न हुई है। उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सही है? सॉरी, आपके पास ऑप्शन है केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो 1 और ना ही 2। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताते हुए चलिएगा। तो इसकी अगर बात की जाए जो तिब्बती अर्ध जंगली एक खरपतवार गेहूं है जो प्राकृतिक रूप से केवल तिब्बती पठार में पाई जाती है। यह एक हेक्साप्लोइड ब्रेड गेहूं से एक विशेष डेमोस्ट्रिकेशन प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न हुई होती है। तो यानी कि इसके जो दोनों कथन है यह दोनों कथन सही है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास दिया गया है सतत कृषि और खाद्य सुरक्षा के लिए जीनोम अनुक्रमण के निकट भविष्य में निम्नलिखित में से कौन से अनुप्रयोग हो सकते हैं? हमारे पास 3 कथन दिए गए हैं। दूषित भोजन में रोगजनकों का पता लगाना और उनकी पहचान करना। दूसरा कथन हमारे पास दिया गया है दुग्ध उत्पादन के लिए डेयरी पशु प्रजनन सुधार करना। और आपके पास तीसरा कथन दिया गया है फसल की नई किस्मों के विकास में सहायता करना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2 सही है, या फिर 1 और 3 सही है, या 2 और 3 सही है, या फिर 1, 2 और 3 सही है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। इसकी अगर बात की जाए तो दूषित भोजन में रोगजनकों का पता लगाना एवं उनकी पहचान करना यह कथन सत्य है। उसके बाद अगर बात की जाए दुग्ध उत्पादन के लिए डेयरी पशु प्रजनन में सुधार करना यह कथन भी सत्य है। और इसकी अगर बात की जाए फसल की नई किस्मों के विकास में सहायता करना यह कथन भी सत्य है। सतत कृषि और खाद्य सुरक्षा के लिए जीनोम अनुक्रमण के निकट भविष्य में निम्नलिखित अनुप्रयोग हो सकते हैं। दूषित भोजन में रोगजनकों का पता लगाना एवं उनकी पहचान करना। इसके अलावा दुग्ध उत्पादन के लिए डेयरी पशु प्रजनन में सुधार करना एवं इसके अलावा फसल की नई किस्मों के विकास में सहायता आदि करना। आई होप आप लोग इसको क्लियर कर पाए होंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है फल एवं उनके खाने योग्य भाग के गलत युग्म की पहचान कीजिए। यानी कि ये किसमें से गलत युग्म दिया गया है, इनको पहचान हम लोगों को करना है, जिसमें फल और उनके खाने योग्य भाग हैं। तो गेहूं, मक्का एवं भ्रूणपोष एंडोस्पर्म इसका खाया जाता है, या फिर सेब, नाशपाती, ओवेरी, कटहल। इसकी अगर बात की जाए तो परिदलपुंज या फिर बीज। इसके बाद अगर बात की जाए लीची का एरिल। तो इसमें से आप लोगों को एक गलत युग्म की पहचान करना है। तो हमारे पास जो जल्दी से इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर करते हुए चलिएगा। इसकी अगर बात की जाए तो सेब और नाशपाती जो है इसका जो है एक गलत युग्म है। सेब नाशपाती को असत्य फल अर्थात फॉल्स फ्रूट कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इन फलों का विकास अंडाशय को छोड़कर उनके अन्य किसी भाग से होता है। सेब का खाने योग्य भाग जो है इसकी अगर बात की जाए तो वो है पुष्पासन भाग जो है होता है, यह सेब का खाने योग्य भाग होता है। बात की जाए गेहूं, मक्का, भ्रूणपोष की तो इसका एंडोस्पर्म खाने योग्य भाग होता है। कटहल की अगर बात की जाए एवं परिदल पुंज की बात की जाए तो इसका जो है बीज
खाने योग्य भाग होता है और लीची का एरिन खाने योग्य भाग होता है। आई होप आप लोग इसको क्लियर कर पाए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो सही आंसर बन जाता है वो है बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 हमारे पास दिया गया है, कोशिका भित्ति के निर्माण में कौन सा पदार्थ शामिल होते हैं? कौन कौन से पदार्थ जो है शामिल होते हैं? ऑप्शन ए पेक्टिन, या ऑप्शन बी क्यूटिन, ऑप्शन सी काइटिन, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताती हुई चलिएगा। कोशिका भित्ति के निर्माण में कौन कौन से पदार्थ शामिल होते हैं? कोशिका भित्ति के निर्माण में पदार्थों के शामिल होने की अगर बात की जाए तो उसमें पेक्टिन और क्यूटिन और काइटिन तीनों जो पदार्थ होते हैं या कोशिका भित्ति के निर्माण में शामिल होते हैं। आई होप आप लोग इसको क्लियर सही आंसर समझ पाए होंगे, यानी कि ऑप्शन डी इसका जो है सही आंसर बन जाता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। आइए अब हम लोग हिस्ट्री में एंटर कर चुके हैं। ठीक है, अभी तक हम लोग साइंस एवं टेक्स से रिलेटेड हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे थे। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 को सॉल्व करते हैं। दिल्ली सल्तनत के किस शासक के शासन काल में दक्षिण के राज्यों को सल्तनत में मिलाना शुरू किया गया? दिल्ली सल्तनत के किस शासक के शासन काल में दक्षिण के राज्यों को सल्तनत में मिलाना शुरू किया गया था? ऑप्शन ए जलालुद्दीन फिरोजी खिलजी, या फिर अलाउद्दीन खिलजी, या फिर गयासुद्दीन तुगलक, या मोहम्मद बिन तुगलक। जल्दी से इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। अगर बात की जाए दिल्ली सल्तनत के जो शासक थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, इसके शासनकाल में दक्षिण के राज्यों को सल्तनत में मिलाना शुरू किया गया था। किसके शासनकाल में? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। सर्वप्रथम गयासुद्दीन तुगलक के समय में ही दक्षिण राज्यों के दिल्ली सल्तनत में मिलाए गए। इसमें सर्वप्रथम वारंगल राज्य था, जबकि दक्षिण के राज्यों पर प्रथम आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी के समय देवगिरी पर हुआ था। कहाँ पर? देवगिरी को सबसे पहले मिलाया गया था। कहाँ पर? दक्षिण राज्यों को। अगर बात की जाए इसमें से जो दक्षिण राज्य थे इसमें सबसे पहले किसको मिलाया गया था? देवगिरी को। आइए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इल्तुतमिश को सिक्कों का राजकुमार कहा जाता है। ये कथन है आपके पास। दूसरा कथन अगर बात की जाए तो उसने चांदी और टका का और तांबे का जीतल चलवाया था। तांबे का जीतल एवं चांदी का टका चलवाया था। ये आपके पास तीसरा कथन है। ठीक है, तांबे के जीतल पर उसने रजिया का नाम अंकित करवाया था। तो इन तीनों कथनों पर जल्दी से विचार कीजिएगा और उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है? केवल दो, केवल एक और दो, केवल दो और तीन, और केवल एक और तीन। इसकी अगर बात की जाए तो इल्तुतमिश को सिक्कों का राजकुमार कहा जाता है, यह कथन सत्य है। उसने जो है चांदी का टका और तांबे का जीतल चलवाया था। ठीक है, तांबे के जीतल पर उसने रजिया का नाम अंकित नहीं करवाया। ठीक है, तो इसमें से दो कथन सत्य हो जाते हैं, एक और दो। इल्तुतमिश को सिक्कों का राजकुमार कहा जाता है। वह पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए। उसने दो महत्वपूर्ण सिक्के, चांदी का टका और तांबे का जीतल आरंभ करवाया। ग्वालियर के पास आने पर उसने रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और चांदी के टके पर उसका नाम अंकित करवाया था। जीतल पर नहीं, चांदी के टके पर जो है उसका नाम अंकित करवाया गया था। किसका? रजिया का नाम। आई होप आप लोग इसको क्लियर समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में निम्न कथन में से किसने कहा था कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई है? आपके पास ऑप्शन ए है बरनी, ऑप्शन बी है इब्न बतूता, या ऑप्शन सी है निजामुद्दीन औलिया, या फिर ऑप्शन डी है बदायूं। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि जो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में किसी ने एक कथन कहा था, वो कथन था सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई है। तो यह कथन अगर बात की जाए तो यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? यह कथन बदायूं के द्वारा यह कथन बदायूं के द्वारा कहा गया था। 1351 ईस्वी में सिंधी ठट्टा के विद्रोह को दबाते हुए सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई, जब बदायूं ने कहा कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को उसकी सुल्तान से मुक्ति मिल गई है। ठीक है, कब? 1351 ईस्वी में सिंध या ठट्टा के विद्रोह को दबाते हुए जो है मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई थी, तब बदायूं ने
यह कथन कहा था। आई होप आप लोग इसको क्लियर समझ पाए होंगे। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, कौन सा मुगल शासक सप्ताह के 7वें दिन 7 रंग के कपड़े पहनता था? कौन सा मुगल शासक सप्ताह के 7वें दिन 7 रंग के कपड़े पहनता था? इसकी अगर बात की जाए तो आपके लिए इसके पास ऑप्शन दिए गए हैं, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो अगर बात की जाए 7 दिन में 7 रंग के कपड़े पहनने का जो प्रचलन था, ये हुमायूं के द्वारा हुमायूं करता था। मुगल बादशाहों में हुमायूं ज्योतिष में अधिक विश्वास करता था, इसलिए वह सप्ताह में 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनता था। वह इतवार को पीला, शनिवार को काले एवं सोमवार को सफेद रंग के कपड़े पहनता था। लेनपूल ने हुमायूं पर टिप्पणी करते हुए कहा कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए अपनी जान दे दी। इसने कहा था लेनपूल ने। ठीक है, तो यह कथन भी आप लोगों को याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चौसा का युद्ध शेरशाह और हुमायूं के बीच लड़ा गया था। आपके पास दूसरा कथन है, इस युद्ध में हुमायूं को पराजित कर शेरशाह ने दिल्ली पर सिंहासन प्राप्त किया। जल्दी से इसका आंसर बताइएगा। आपके पास उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, दोनों गलत या दोनों सही? तो अगर बात की जाए जो है चौसा का युद्ध जो है, अगर बात की जाए तो इसका जो सही आंसर बनता है वो केवल एक बनता है। चौसा का युद्ध शेरशाह और हुमायूं के बीच लड़ा गया था। चौसा का युद्ध जो है शेरशाह और हुमायूं के बीच कब लड़ा गया था? इसकी अगर बात की जाए तो 1539 में चौसा का युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने शेरशाह की उपाधि धारण की और अपने नाम का खुतबा पढ़वाया, लेकिन 1540 में हुमायूं को कन्नौज यानी कि बिलग्राम की युद्ध में पराजित कर शेरशाह ने फिर से दिल्ली का सिंहासन प्राप्त किया था। आई होप आप लोग इसको क्लियर समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हमारे पास जो क्वेश्चन है उसकी अगर बात की जाए, निम्न में से अकबर कालीन घटनाओं में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो अकबर कालीन घटनाओं में कौन सही सम्मिलित नहीं है? इबादत खाने का निर्माण 1578 में करवाया गया था। इसके बाद अगर बात की जाए तो फतेहपुर सीकरी की स्थापना आपके पास ऑप्शन दिया गया 1571 में। और अगर बात की जाए तो आपके पास दहसाला प्रणाली लागू की गई थी 1582 में और मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत 1577 में की गई थी। तो आइए, अकबर कालीन घटनाओं में से सही सम्मिलित नहीं है, इसका चुनाव करना है। तो जो अगर बात की जाए तो इसका जो सही सम्मिलित नहीं है वो है इबादत खाने का निर्माण। क्योंकि अगर बात की जाए तो दहसाला दहसाला प्रणाली लागू की गई थी 1582 में। उसके बाद मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत की गई थी 1577 में। इसके अलावा अगर बात की जाए फतेहपुर सीकरी की स्थापना की गई थी 1571 में। और अगर बात की जाए इस जो इबादत खाने का निर्माण, तो इबादत खाने की स्थापना की बात की जाए तो 1575 में इबादत खाने का निर्माण किया गया था। ठीक है, अकबर ने दार्शनिक एवं धार्मिक विषयों पर वाद विवाद के लिए अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना की स्थापना 1575 ईस्वी में करवाई थी। इबादत खाना के माध्यम से अकबर इस्लाम धर्म के बारे में ज्ञान प्राप्त करना चाहता था, इसलिए प्रारंभ में उसने सिर्फ मुस्लिम धर्म गुरुओं को ही आमंत्रित किया, परंतु बाद में 1578 में उसने सभी धर्मों के विद्वानों के लिए इबादत खाना खोल दिया था। आई होप आप लोग इसको क्लियर समझ पाए होंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरह। जहांगीर ने किस चित्रकार को नादिर उल जमा की उपाधि दी थी? जहांगीर ने किस चित्रकार को नादिर उल जमा की उपाधि दी थी? ऑप्शन ए बिशन दास, या ऑप्शन बी उस्ताद मंसूर, या ऑप्शन सी अबुल हसन, या ऑप्शन डी दसवंत। तो जहांगीर ने किस चित्रकार को जो है नादिर उल जमा की उपाधि दी थी? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो अगर बात की जाए जहांगीर के द्वारा दी गई उपाधि नादिर उल जमा की, तो यह अबुल हसन को दी गई उपाधि थी। जहांगीर का काल मुगल चित्रकला के चरमोत्कर्ष पर का काल माना जाता है। जहांगीर ने बिशन दास को अग्रणी चित्रकार कहा। उसने उस्ताद मंसूर को नादिर उल अस्त की उपाधि तथा अबुल हसन को नादिर उल जमा की उपाधि दी थी। आई होप आप लोग इसको क्लियर समझ पाए होंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 हमारे पास दिया गया है, निम्नलिखित में से किस विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किया है? ऑप्शन ए है नागा विद्रोह, ऑप्शन बी है सन्यासी विद्रोह, या ऑप्शन सी है मुंडा विद्रोह, या ऑप्शन डी है भील विद्रोह। तो
जो आनंद मठ उपन्यास है बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास है, इन्होंने किस विद्रोह का अपने उपन्यास में उल्लेख किया है? इनकी अगर बात की जाए तो इन्होंने सन्यासी विद्रोह का जो उल्लेख है वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने जो उपन्यास है उस आनंद मठ में किया है। बंकिम चंद्र चटर्जी की दो कृतियां, पहली ऐतिहासिक तथा साहित्यिक पर आधारित राजसिम्हा, जो कि पहली इनकी जो वो है कृति 1881 में राजसिम्हा प्रकाशित की गई थी, एवं दूसरी आनंद मठ। आनंद मठ में बंगाल में पड़े भीषण अकाल से इसमें जो है सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है, जो कि 1717 में पड़े भीषण अकाल ने इस प्रांत को अराजकता और कष्टों से ग्रस्त कर दिया। दूसरी ओर तीर्थ स्थलों की यात्रा पर लगे प्रतिबंध ने सन्यासियों को इतना बुरा क्षुब्ध कर दिया कि वे विद्रोह पर उतर आए। वारेन हेस्टिंग्स ने लंबे सैन्य अभियान के बाद इस विद्रोह को कुचलने में जो है सफलता प्राप्त की थी। किसने? वारेन हेस्टिंग्स ने। इसको भी आप लोग याद करते हुए चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 की अगर बात की जाए तो 1781 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसने की थी? कलकत्ता मदरसा की स्थापना विलियम जेम्स ने, डेविड हेयर ने, या फिर लॉर्ड वेलेजली ने, या वारेन हेस्टिंग्स ने? तो जो कलकत्ता में 1781 में मदरसा की स्थापना की गई थी वो वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा की गई थी। 1781 में गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना की, जिससे फारसी और अरबी का अध्ययन होता था, जबकि डेविड हेयर ने कलकत्ता में बिशप कॉलेज की स्थापना की थी। सन 1778 में हेस्टिंग्स के सहयोगी सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की, जिसने प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति के अध्ययन हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 की बात की जाए तो निम्न पर विचार कीजिए। हिंदू पैट्रियट हरिश्चंद्र मुखर्जी, प्रताप गणेशशंकर विद्यार्थी और हमदर्द मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, उपरोक्त में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? केवल 1 और 3, केवल 3, केवल 1 और केवल 2? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताते हुए चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 की अगर बात की जाए तो इसमें से केवल तीसरा जो हमदर्द है मौलाना अब्दुल कलाम से संबंधित नहीं है। हिंदू पैट्रियट जो है हरिश्चंद्र मुखर्जी से संबंधित है एवं प्रताप गणेशशंकर विद्यार्थी से संबंधित है। हमदर्द नाम से समाचार पत्र जो है, हमदर्द नाम से जो एक समाचार पत्र है वह किसके द्वारा? मोहम्मद अली जिन्ना ने निकाला था। इनका एक समाचार पत्र कामरेड नाम से भी निकलता था। अल हिलाल, अल बिलाग आदि समाचार पत्र मौलाना अब्दुल कलाम के थे। किस? मौलाना अब्दुल कलाम की अगर बात की जाए तो अल बिलाग एवं अल हिलाल इनके ये समाचार पत्र थे। ठीक है, तो आई होप आप लोग इसको क्लियर समझ गए होंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। और 39 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? बारदोली सत्याग्रह सूरत के बारदोली में ताल्लुक में किसानों द्वारा चलाया गया था, या फिर बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व गांधी जी ने किया था, या फिर आपके पास ऑप्शन सी है इस आंदोलन के समर्थन में बंबई विधान परिषद के भारतीय नेताओं ने त्यागपत्र दे दिया था, इस समय वायसराय इरविन था। तो कौन सा कथन इसमें से असत्य है, इसका हम लोगों को चुनाव करना है। इसकी अगर बात की जाए तो बारदोली का जो सत्याग्रह आंदोलन था इसका नेतृत्व गांधी ने नहीं किया था। बारदोली सत्याग्रह सूरत के बारदोली तालुके से 1928 में, कब? 1928 में किसानों द्वारा किसानों द्वारा इसको जो है आंदोलन को स्टार्ट किया गया था। यह आंदोलन कपास की कीमत गिरने के बाद बंबई सरकार द्वारा लगान में 30% की वृद्धि कर देने के कारण मेहता बंधुओं ने लगान न अदायगी नामक सत्याग्रह वल्लभ भाई पटेल को सौंप दिया था। 4 फरवरी 1928 को बारदोली किसान सत्याग्रह का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने संभाला था। बढ़ी हुई लगान के विरुद्ध सरकार को पत्र लिखकर पटेल ने जांच कराने की मांग की। इस समय वायसराय इरविन थे। इस मामले की जांच की ब्रूमफील्ड और मैक्सवेल को सौंपी गई। जांच रिपोर्ट में बढ़ी हुई 30% लगान को अवैध करार दिया गया। सरकार ने लगान को घटाकर 6.03 कर दिया था। 6.03% कर दिया है। बारदोली सत्याग्रह के समय ही यहाँ की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, आई होप आप लोग इसको क्लियर समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 40 और हमारा आज का लास्ट जो प्रश्न है, क्योंकि हम लोग एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप लोगों के टाइम का विशेष ध्यान रखते हुए क्वेश्चनों को सॉल्व करवा रहे हैं। जब जरूरत पड़ेगी तो हम लोग सीधे 140 एक बार में ही सॉल्व करेंगे।
ठीक है। तो 40 की अगर बात की जाए तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बंबई में हुआ था। और ऑप्शन डी है हमारे पास। नहीं, 3 ही कथन है, इनमें से आपको जो है सत्य कथन का चुनाव करना है। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 और तीनों सही। तो इसकी अगर बात की जाए तो हमारे पास जो कथन दिए गए हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो 1885 में की गई थी। ठीक है, आई होप आप लोग इसको, आपको याद होगा कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है आईएनसी, इसकी स्थापना जो है 1885 में की गई थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर बात की जाए तो इनका प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 में हुआ था। इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। कांग्रेस का प्रथम सम्मेलन में कुल 72 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है, कौन? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कांग्रेस का जनक एलन ऑक्टियम ह्यूम को माना जाता है, जो इसके पहले सचिव भी थे। तो यानी इसके आधार पर जो हमारा सही आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 40 का, केवल एक और जो है अगला हो जाता है 3, क्योंकि इसका जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो दादा भाई नौरोजी नहीं थे, WC बनर्जी थे। ठीक है, आई होप आप लोग इसको क्लियर कर पाए होंगे। तो कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार के लेटेस्ट नॉलेजेबल टेस्ट आप तक जल्दी से जल्द पहुंच सके। और भी हमारे पास क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोगों का समय बहुत महत्वपूर्ण है, तो अभी केवल आप टेस्ट सीरीज पर ज़्यादा फोकस ना करते हुए अपने विशेष जो है आप लोग चैप्टर वाइज अध्ययन कर रहे हो तो उस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। बाकी जो हम लोग टेस्ट सीरीज हैं उसके कुछ 20 या 40 क्वेश्चन करके बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार के जो लेटेस्ट नॉलेजेबल वीडियो है वो आप तक जल्दी से जल्द पहुंच सकें। मिलते हैं ऐसी किसी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।